Hey guys, good morning. This is Priyanka. In this video, we are going to discuss about chapter 4. The chapter 4 is materials, metals and non-metals. Okay, this is the part 1 video of this chapters. So in this chapter, we are going to discuss about metal and non-metal. So let's start. So firstly, टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो, किस किस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल का हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, सो नेक्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल्स एंड मेटल के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। ओके, सो व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपी स्पेस एंड हैज़ मॉस। जितनी भी हमारे सराउंडिंग चीज़ें होती हैं जो कि स्पेस को कवर करती हैं एंड जिनमें मास होता है। सपोज दैट यू हैव अ कैप ऑफ पेन, ठीक है, एक जो पेन का कैप है उसमें भी कुछ ना कुछ मास होगा ना, वो भी स्पेस को कवर करेगा। तो जितनी भी हमारे सराउंडिंग चीज़ें हैं सारी क्या है आपकी मैटर, और जिनमें क्या हो जो स्पेस को कवर करें और जिसमें कुछ ना कुछ मास हो। मास मीन्स जिसमें क्वांटिटी हो, यानी जिसमें वेट हो, जिसका कुछ ना कुछ वेट हो वो आपका होगा उसका मास। तो क्लियर हो गया आप लोगों को मैटर क्या है? जो कि स्पेस को कवर करेगा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपी स्पेस एंड हैज़ मास। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जॉन डाल्टन्स गिव डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जॉन डाल्टन थे, इन्होंने एटॉमिक डाल्टन थ्योरी दी है इन विच ही क्लियर्ड सेड मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया, जो इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी उसमें इन्होंने बताया है कि जितने भी हमारे सराउंडिंग चीज़ें हैं वो सारी क्या है मैटर। लेकिन ये मैटर जो है ये किससे मिलकर बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल से, बहुत ही टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम। ओके, इन पार्टिकल्स को हम बोलेंगे एटम या परमाणु। ओके, एटम्स बोलेंगे। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, कि जितनी भी हमारे सराउंडिंग चीज़ें हैं उन सभी में क्या है कुछ ना कुछ, या तो वो स्पेस भी कवर कर रही हैं और उनमें मास भी है। तो ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई हैं? एटम से। एटम को परमाणु भी बोलते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नील बोहर स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। नील बोहर के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे एटम क्या है। एटम आखिर क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियसली कि जितनी भी जो भी मैटर है वो किससे मिलकर बना है? स्मॉल पार्टिकल से, और इस स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एटम। क्लियर, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। तो चलिए देख लेते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एटम, ठीक है, तो एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमारा जो एटम है इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करें, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारे, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, यानी नो चार्ज। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? जो एटम है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट्स या सब्सटेंस, और एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन जो है नाम से ही क्लियर हो रहा है ये न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब अगर हम एटम की बात करें तो एटम जो है, हम लोग अगर बात करें एटम की, एटम पर कैसा चार्ज होगा? अभी तो हमने ये बात कर लिया एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं, तो इन पर कैसा चार्ज होता है। अब हम बात करें अगर एटम पर क्या चार्ज होगा, तो एटम जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ओके, एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और देखेंगे। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये हमारा एटम का डायग्राम है। ठीक है, ये नील बोहर ने इस तरीके का स्ट्रक्चर बताया एटम के बारे में, और उन्होंने बताया, देखिए जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये हमारा है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। ओके, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सर्किल्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं। इनको बोलेंगे ऑर्बिट्स, या इनको हम शेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? ये ऑर्बिट्स बोल सकते हैं इनको, या सेल बोल सकते हैं। अब ये बात हो गई प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, कि ये आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? ये आपको जो दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी ऑर्बिट्स हैं, ये फर्स्ट, जैसे आप इसको सीरियल भी दे सकते हैं, ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4, कितनी में यहाँ पर ऑर्बिट्स 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 4 ऑर्बिट्स हो। ये आपका डायग्राम है, उसमें बताया गया है 4 ऑर्बिट तक है, 5 ऑर्बिट्स भी हो सकते हैं, 6 ऑर्बिट्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऑर्बिट्स में मूव करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वैलेंसी ऑर्बिट या सेल। ठीक है, वैलेंसी ऑर्बिट या सेल। दूसरा है हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तीसरा है हमारा वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑर्बिट क्या होता है? वैलेंसी ऑर्बिट की हम बात करें, ये जो आपको ऑर्बिट्स दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना ऑर्बिट्स, इनको हमने बताया था, इनको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं और सेल्स भी बोल सकते हैं। तो लास्ट सेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो लास्ट सेल होगी उसको हम बोलेंगे वैलेंसी सेल या वैलेंसी ऑर्बिट। ओके, अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट सेल। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा, ठीक है, किसी भी एटम की जो लास्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा उसको हम बोलेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं वैलेंसी पर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। वैलेंसी ऑर्बिट क्या है? जो आपकी ऑर्बिट्स हैं। अच्छा, जो सबसे इनर ऑर्बिट होगी, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, इसको हम इनर ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। जो सबसे बाहर है इसको हम बोल सकते हैं आउटर ऑर्बिट। ठीक है, यानी अंदर वाली कक्षा या बाहर वाली, इस तरीके से हम नेम दे सकते हैं इनको। तो यहाँ पर वैलेंसी ऑर्बिट क्लियर हो गया आपको। लास्ट सेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो लास्ट सेल है, या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन है ये डिपेंड करते हैं वैलेंसी पर। किसी भी एटम की जो वैलेंसी होगी वो डिपेंड करती है उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होती है? Whenever एटम कंबाइन विद अदर एटम, जब कोई एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइंड होता है, सपोज ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइंड होगा, इट मेक यूज़ देयर वैलेंसी, तो वो अपनी वैलेंसी का यूज़ करेगा। ठीक है, वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी बताया है, जो वैलेंसी है वो डिपेंड करती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जैसे सपोज वैलेंसी निकालते हैं, वो मैं अभी आपको आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज दैट किसी की जो आपके इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की, किसी की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में किसी के 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ठीक है, 8 से ज़्यादा किसी की लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर नहीं हो सकती है। अब इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ये हम लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमें बस इतना समझना है, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड किस पर करेगी? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पर लास्ट ऑर्बिट में, और लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर ये डिपेंड करेगी। और लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ऑर्बिट्स या 9 और 10 लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, अगर किसी भी जो एटम की बात करें उसमें अगर उसके लास्ट ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी होगी 1 + 1 2
और 3। अगर किसी के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है, तो इनको हम 8 से सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैलेंसी निकालेंगे। ओके, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 से और फिर हम उनकी वैलेंसी निकालेंगे। अगर लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 तक इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी होगी 1, 2 और 3। ठीक है, और अगर लास्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7, 8 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको हम फिर 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और वैलेंसी निकालेंगे। सपोज किसी की लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर -4 होगी उसकी वैलेंसी। अगर 5 है तो -3 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को कि हम लोग वैलेंसी किससे निकालेंगे? लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। इसका लॉजिक है, क्या लॉजिक है हम लोग सीनियर क्लासेस पढ़ेंगे। एक और बात, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एलिमेंट्स की या एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको 8 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर आएगा 0। तो जिन एलिमेंट्स की लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी वैलेंसी क्या होगी? 0। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। ओके, अब नोबल गैसेस भी क्या होती है ये भी हमें नहीं पढ़ना है अभी, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमारा जो चैप्टर है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल को समझने के लिए वैलेंसी समझना ज़रूरी था कि किसी भी एलिमेंट की हम वैलेंसी किस तरीके से निकालेंगे। तो बात क्लियर हो गई आपकी। अगर 1, 2, 3 तक लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उनकी वैलेंसी वही रहेगी। अगर 4, 5, 6, 7, 8 तक लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उनकी वैलेंसी को निकालेंगे। और किसी भी अगर एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वहाँ पर उसकी वैलेंसी होगी 0। और इस टाइप की जो आपके एलिमेंट्स हैं वो होते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, या इनर्ट गैसेस भी हैं, बोल सकते हैं इनको। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट भी है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कुछ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चलिए देख लेते हैं। ये रिलेटेड है हमारे मेटल एंड नॉन मेटल से। ठीक है, आर चैप्टर इज मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल के लिए हमने सबसे पहले डिस्कस किया मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर जो है वो किससे मिलकर बना होता है? एटम से। और एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन होते हैं जैसे कि मैंने बताया वो पॉजिटिव चार्ज होंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये नेगेटिवली चार्ज होंगे और जो न्यूट्रॉन होंगे ये आपके नो चार्ज, ये आपके न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अब मेटल जो हमारा है, फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल के बारे में। तो मेटल क्या है? अगर किसी के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 हैं तो वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? मेटल। और अगर किसी की लास्ट ऑर्बिट में या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसी में 4, 5, 7 तक है तो वो हमारे होंगे नॉन मेटल। और 8 के बारे में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है, अगर 8 होंगे तो वो हमारे होंगे नोबल गैसेस। ठीक है, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या होगी? 0। ओके, तो क्लियर हुआ। मेटल, जितने भी मेटल्स हैं उन सब की लास्ट ऑर्बिट में या उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1, 2 और 3। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो 4, 5, 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दे आर लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, एंड दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन। और जितने भी आपके नॉन मेटल हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। दे हैव पॉजिटिव वैलेंसी, ये प्रीवियसली भी मैंने बताया है, जहाँ पर 1, 2, 3 तक वैलेंसी है तो आपको +1, +2, +3 आप बोलेंगे, ये पॉजिटिव वैलेंसीज होंगी। और अगर 4, 5, 7 है तो इसको आपको 8 से सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर जो वैलेंसीज आएंगी वो नेगेटिव आएंगी। तो दे हैव नेगेटिव वैलेंसीज। क्लियर है। अब मेटल के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं आपको कि जो ल्यूवियर्स क्लासीफाई एलिमेंट इनटू द 2 ग्रुप्स। ठीक है, ल्यूवियर्स एक साइंटिस्ट थे आपके, LAVOISIER। ठीक है, ल्यूवियर्स। ठीक है, इन्होंने एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में क्लासीफाइड किया है, मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, ठीक है, लोवियर्स ने एलिमेंट्स को 2 क्लास में क्लासीफाइड किया है। द नेम इज मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल टोटल आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स। ठीक, पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से 91 आर मेटल्स। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 118 एलिमेंट्स में 91 एलिमेंट्स आपके क्या हैं?
मेटल, एंड जो रीस्ट आपके जो एलिमेंट्स बचे हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल और मेटलोइड्स। क्लियर? ठीक है, 118 एलिमेंट्स में 91 एलिमेंट्स मेटल हैं और जो आपके रीस्ट एलिमेंट्स आर आइदर नॉन मेटल और मेटलोइड ऑल्सो। ठीक है, जो रीस्ट आपके बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल भी हो सकते हैं और मेटलोइड्स भी हो सकते हैं। तो मेटलोइड्स क्या हो, आपको क्लियर हो गया अभी मेटल क्या होंगे। मेटल जो जिनकी वैलेंसी 1, 2, 3 पॉजिटिव में हो वो आपके मेटल होंगे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एंड ये इनकी वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जिसमें प्रेजेंट हो वो आपका मेटल हो गया, और जिसमें आपके ये फीचर्स एब्सेंट हो यानी 4, 5, 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो यानी इनकी वैलेंसी किस में होगी, माइनस में होगी, और ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा गेन करेंगे। ओके, तो अब यहाँ से एक डिफरेंट वर्ड अभी आया हमारा मेटलोइड्स। ठीक है, मेटलोइड्स, तो मेटलोइड्स क्या होंगे, मेटलोइड्स क्या होंगे, मेटलोइड्स आर एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैव मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ठीक है, जिनमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हो उनको हम बोलेंगे मेटलोइड्स। ठीक है, तो मेटलोइड्स में कुछ एग्जाम्पल्स की भी हम बात कर लेते हैं। मेटलोइड्स में हो जाएगा हमारा आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन एटसेट्रा। ओके, तो क्लियर हो गया, 3 टर्म हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलोइड्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। whenever metal and non-metal combine they combine to form substance interchanging their valencies। जब मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कंबाइन करेंगे तो अपनी वैलेंसीज को इंटरचेंज कर देते हैं। सपोज दैट सोडियम है हमारा, सोडियम को रिप्रेजेंट करेंगे Na से और इसकी वैलेंसी होगी +1, इसलिए इसको प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2-। ठीक है, तो इसमें आपने देखा क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, फॉर्म द सबस्टेंस इंटरचेंजिंग देयर वैलेंसी, अपनी वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे। इस तरीके से आपका न्यू जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम Na, इसकी वैलेंसी है 1 तो इसकी वैलेंसी जाएगी ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन की वैलेंसी आएगी सोडियम के पास, क्योंकि ये इंटरचेंज करेंगे। तो Na इस पर वैलेंसी क्या, यहाँ पर हम माइनस और प्लस को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो सोडियम पर +1 है और ऑक्सीजन पर 2-। ठीक है, तो Na2 जब वैलेंसी इंटरचेंज होगी Na2O, 1 को नहीं लिखेंगे हम, 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो Na2O सोडियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पर। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो बात क्लियर हुई, चलिए आगे देखते हैं। Whenever we need to combine metal and non-metals, we have to consider their valencies। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जब मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कंबाइन करेंगे, कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ जब कंबाइन करेगा, ठीक है, तो उनकी वैलेंसीज जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करके दिखाया है। तो क्लियर हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग दिख रहे हैं वैलेंसी चार्ट, आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको हम बोलते हैं कैटाइंस, पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटाइंस और नेगेटिव आयंस को बोलेंगे एनाइंस। अभी आपको इनका डीपली नहीं पढ़ना, बस आपको इतना याद रखना है, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो उनको हम बोलेंगे कैनाइंस और जिन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा उनको हम बोलेंगे एनाइंस। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज है यानी नेगेटिव चार्ज है किसी पर, तो वो होंगे हमारे नॉन मेटल, क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ लिया है इसको, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये होंगे हमारे सारे मेटल्स। बात क्लियर हो गई? ठीक है, इस सीरीज को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो व्हाट आर मेटल, अब आप लोग फैमिलियर हो चुके हैं पूरी तरीके से कि मेटल होता क्या है। तो मेटल आर दोज एलिमेंट्स विच हैव 1, 2, 3 वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन, जिसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो, 1, 2 और 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो, और ये हमेशा आपको
पता है कि इस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, यानी से वैलेंसी क्या होगी, दे लूज टू फॉर्म इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस, ठीक है। और ये हमेशा कैसा चार्ज होगा, आपके जितने भी मेटल होंगे उन पर पॉजिटिव। कोई भी मेटल आप ले लीजिए उसकी वैलेंसी हमेशा किस पे आएगी, पॉजिटिव में, ठीक है। और नॉन मेटल की बात करें तो उनकी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे 4 5 6 7 तक, और इनमें जो वैलेंसी होगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैरेक्टराइज विच कैन बी ऑब्जर्व, सम कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कलर्स, स्टेट, मैटर, अपीयरेंस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ एट्सेट्रा, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इनको हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर। तो जितने भी आपके मेटल के सबस्टेंस हैं, अच्छा कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं मेटल्स में। जैसे आपका हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल। और इनकी जब हम वैलेंसीज की बात करेंगे तो इन सभी की वैलेंसी हमारी पॉजिटिव में होंगी, और क्या होंगी, लगभग 1 2 3। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें 3। और आप लोग वैलेंसी याद करने के लिए अभी इसका, चूँकि आपका स्टैंडर्ड अभी जूनियर क्लास का है, तो आप लोग वैलेंसीज को याद कर लेंगे, तभी आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो लस्टर की बात हो रही है यहाँ पर, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटल के। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ये लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। इनमें चमक होती है, लाइक गोल्ड, ठीक है, गोल्ड दिख रहा है आपको। आयरन की बात करें, आयरन हैव ऑल्सो साइन, ठीक है। ये साइनी सब्सटेंस होते हैं, यानी इनमें एक अलग टाइप का क्या होता है, लस्टर होता है। अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल आर नॉन लस्टरस, इनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होगी। दे आर जनरली डल अपीयरेंस, ठीक है। इनका अपीयरेंस कैसा होता है, डल। जैसे हम कोल की बात कर लें, ठीक है, कोल में किसी प्रकार की शाइन होती है क्या, नहीं होती है। कोल क्या है, आपका नॉन मेटल है, ठीक है। दे आर जनरली डल अपीयरेंस। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सेप्शन बात करें हम नॉन मेटल की, नॉन मेटल में जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, बट इट्स हैव साइनी सरफेस, लेकिन इसकी सरफेस जो होती है वो साइनी होती है, साइनी सरफेस, ठीक है। तो ये नॉन मेटल में एक्सेप्शन है, ठीक है, कि जो आपका नॉन मेटल है उसके बाद भी इसमें शाइन होती है। तो ये एक्सेप्शन आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि जो एक्सेप्शन होते हैं उन्हीं के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्लियर हो गया, जो मेटल होते हैं उनमें शाइन होती है, यानी लस्ट्रस होते हैं, बट नॉन मेटल जो हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनका अपीयरेंस डल होता है। बट ग्रेफाइट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल विच हैव साइनी सरफेस। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ हार्डनेस। हार्डनेस की बात करें हम, तो मेटल आर हार्ड, मेटल्स कैसे होते हैं, ऑल मेटल्स जनरली हार्ड, सभी मेटल्स आपके हार्ड होते हैं। बट मेटल्स में एक्सेप्शन की बात करें, सम मेटल्स आर सॉफ्ट, कुछ मेटल हमारे सॉफ्ट होते हैं, सम मेटल्स आर सॉफ्ट लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ठीक है। ये आपके जो मेटल्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट मेटल हैं, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं, दीज सॉफ्ट मेटल कैन बी कट इवन विद अ नाइफ, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, कि जो आपके यहाँ पर आपके ये नॉन मेटल हैं, लेकिन आप यहाँ मेटल की हम बात करते हैं, सपोज ये आपका सोडियम है, ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। मैग्नीशियम की बात करें, सेम मैग्नीशियम, एंड पोटेशियम की बात करें, सेम पोटेशियम। अब नॉन मेटल की बात करते हैं, तो जो नॉन मेटल है लाइक रबर, ठीक है, रबर क्या है, ये आपका रबर की बात कर लेते हैं। ऑल नॉन मेटल आर, नॉन मेटल भी कैसे होंगे, ऑल नॉन मेटल आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। ये रबर आपका क्या है, नॉन मेटल है, इसको इजीली हम कट कर सकते हैं। जितने भी आपके नॉन मेटल हैं उन सभी को हम इजीली कट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक्सेप्शन की बात करें तो डायमंड इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। डायमंड इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है, ठीक है, बट इट इज़ अ वेरी हार्ड, ये इतना हार्ड होता है कि इसको आप कट नहीं कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो क्लियर हुई, मेटल की हमने बात करी, मेटल इज़ अ ऑल्सो
मेटल क्या है, आपके हार्ड सब्सटेंस होते हैं, और बल्कि आपके जो नॉन मेटल है सॉफ्ट होंगे। क्लियर। और सम यहाँ पर एक्सेप्शन की हमने बात की थी, तो सोडियम हो गया हमारा, मैग्नीशियम हो गया और पोटेशियम, ये हमारे एक्सेप्शन में है, ये सॉफ्ट मेटल हैं। ठीक है, इनको इजीली हम नाइफ से कट कर सकते हैं। नॉन मेटल सभी सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन इज डायमंड। डायमंड इज़ अ नॉन मेटल, इट इज़ अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, और इसको हम इजीली कट नहीं कर सकते हैं। तो हार्डनेस समझ में आ गया होगा आपको, सभी मेटल आपके हार्ड होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है हमारा सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम विच आर सॉफ्ट, एंड दीज आर मेटल कैन बी कट इवन विद अ नाइफ। ठीक है, नॉन मेटल्स में सभी नॉन मेटल सॉफ्ट होंगे, एक्सेप्शन केवल हमारा होगा डायमंड, जिसको हम इजीली कट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट और फॉयल। ठीक है, मेटल को हम बीट करके शीट या फॉयल में कन्वर्ट कर दें तो वो होगा हमारा, वो कैरेक्टर होगा मेलेबिलिटी। सपोज दैट, डायग्राम में देख पा रहे होगे आप लोग, यू कैन सी इन द डायग्राम, दैट इज़ अ आयरन नेल, इट्स अ मेटल। इसको जब हम बीट करेंगे तो इसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, सिल्वर फॉयल देखते होंगे हम लोग। ठीक है, तो इनको बीट करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में। बट अगर हम नॉन मेटल की बात करें लाइक कोल एंड लेड, तो इसको जब हम बीट करेंगे तो ये ब्रेक इनटू पीसेस, ये पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इसको हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, मेटल आर मेलेबल बट नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल। क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे हम आयरन और जैसे हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं गोल्ड के, तो गोल्ड को क्या बीट करके उसको से क्या बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स, जो भी ज्वेलरी हम यूज़ करते हैं। तो बात क्लियर हुई। मेलेबिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट और फॉयल। मेटल को बीट करके शीट और फॉयल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दैट इज आयरन नेल, आयरन नेल को बीट करके हम इसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, गोल्ड ऑल्सो, सिल्वर ऑल्सो। बट अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल को जब हम बीट करेंगे तो ये पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरीके से हम लेड की बात करें, लेड इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। तो बात क्लियर हो गई होगी मेलेबिलिटी कैरेक्टर के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। चलिए देख लेते हैं डक्टिलिटी क्या होता है। तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ठीक है, इसको जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है इसमें क्या होता है, मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके मेटल में डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है ये प्रेजेंट होगी। जैसे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम वायर होता है, कॉपर वायर, आयरन वायर, ये सारे किससे बनाए जाते हैं, मेटल से। लेकिन नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। क्या वुड को हम बीट करके या उसमें थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रबर को कर सकते हैं, कोल को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो नॉन मेटल में ये जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है ये प्रेजेंट नहीं होती है, बट मेटल में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। तो देख लेते हैं सोनोरिटी क्या होता है। ऑल मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, व्हेन बी स्टक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट, सपोज कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है उसको जब हम स्टक करेंगे तो वो क्या क्रिएट करेगा, साउंड। ठीक है, जब हम लोग स्कूल में जाते हैं देखा होगा बेल लगी होती है, उसको जब स्टक करते हैं हमर से तो उसमें क्या क्रिएट होता है, साउंड। ठीक है, क्योंकि जो आपका वेल होता है वो किसका बना होता है, आयरन का। ठीक है, ये आपका वेल देख लीजिए, इस वेल को जब हम रिंग करेंगे तो क्या क्रिएट होगा, साउंड। ठीक है, व्हेन स्टक विद हार्ड ऑब्जेक्ट मेटल प्रोड्यूस डीप रेजोनेंट साउंड, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड सोनोरिटी। जो साउंड की प्रॉपर्टीज होती है इसको बोलते हैं हम सोनोरिटी, और ये मेटल में प्रेजेंट होती है। मेटल आर सोनोरस एंड मेनी ऑफ देम आर टू मेक बेल्स, वायर, सितार, गिटार एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल है हमारे सोनोरस के। लेकिन नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। क्या रबर को जब हम हिट करेंगे तो क्या उसे साउंड क्रिएट होगा, नो। कोल को हिट करेंगे तो उसे साउंड क्रिएट होगा, नो। ठीक है, तो यहाँ पर सोनोरिटी जो प्रॉपर्टी है ये मेटल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेटल आर सोनोरस।
ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ हीट। तो कंडक्शन ऑफ हीट की हम जब बात करें तो आपने देखा होगा जितने भी सब, जब हम सपोज हम लोग जब फूड कुक करते हैं तो जो यूटेंसिल होता है वो मेटल का बना हुआ होता है, तभी उसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अगर वो नॉन मेटल, देखा होगा आपने, जो आप सपोज़ कोई फ्राई पैन ले लीजिए, उसमें जो हैंडल होता है ये आपका नॉन मेटल का बना हुआ होगा, या तो वो आपका किसका होगा, रबर का हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड का हो सकता है, मेनली वुड का ही होता है, क्योंकि वुड जो है आपका वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। कंडक्टिविटी को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी को पढ़ने से पहले दो टर्म से हम फैमिलियर हो जाएं। फर्स्ट टर्म इज कंडक्टर एंड सेकेंड टर्म इज इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो आपके जैसे कि द सब्सटेंस दैट अलाउ हीट। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो हीट को अलाउ कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिकली टू पास थ्रू दैम। ठीक है, उनको हम कंडक्टर बोलेंगे, यानी जो हीट को अलाउ कर देते हैं एंटर करने के लिए, वो कंडक्टर होंगे। इंसुलेटर क्या होंगे, द सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिकली टू पास थ्रू दैम, जो हीट को अलाउ ही नहीं करते हैं, ठीक है, पास होने के लिए हीट को पास नहीं होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर, और जो हीट को पास होने देते हैं उनको बोलते हैं हम कंडक्टर। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। तो आपके जितने भी मेटल हैं, ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑल मेटल्स आर, मेटल्स की बात करेंगे हम, तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हम नॉन मेटल की बात करेंगे, तो नॉन मेटल आर, ऑल नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, क्योंकि ये हीट को अलाउ नहीं करते। इन अदर वर्ड्स नॉन कंडक्टर आर इंसुलेटर। ठीक है, इन अदर वर्ड नॉन कंडक्टर आर इंसुलेटर एंड मेटल, नॉन मेटल आर इंसुलेटर एंड मेटल आर कंडक्टर। ठीक है, ऑल मेटल आर कंडक्टर्स एंड ऑल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की हम बात करेंगे तो जो ग्रेफाइट है हमारा, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, एक्सीलेंट कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज अ एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, ग्रेफाइट इज अ एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने आपको बता दिया है। वाइल लेड की हम बात करें, लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बात क्लियर हो गई। एक्सेप्शन में ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट आपका इंसुलेटर नहीं है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि ये क्या है हमारा नॉन मेटल। क्लियर हो गया। तो कंडक्शन ऑफ हीट में हमने पढ़ा ऑल मेटल आर कंडक्टर और ऑल नॉन मेटल आर इंसुलेटर, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट इट इज़ अ इंसुलेटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है ये हमारी, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें देख लेते हैं हम। सपोज दैट ये मटेरियल्स गिवन है हमारे पास, आयरन नेल, ये आपको पता है, आप फैमिलियर हो, ये मेटल है। सल्फर ये आपका नॉन मेटल है। कॉपर वायर आपका मेटल है। तो अगर हम सपोज ये आप एक्टिविटी से समझेंगे हम लोग यहाँ पर, अगर हम ये वायर है, ये बैटरी से कनेक्ट है, अगर यहाँ पर हम मेटल को ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी, क्योंकि जो मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अगर यहाँ पर हम आयरन नेल को हटाकर यहाँ पर अगर हम कॉपर फिक्स कर देंगे, कोल फिक्स कर देंगे, तो ये आपका जो बल्ब है ये ब्लिंक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल एंड सॉल्ट मेटल। अब यहाँ पर डाइल्यूट वर्ड आया है, बाकी सारे वर्ड से आप लोग फैमिलियर हैं। डाइल्यूट एसिड से मतलब होता है कुछ एसिड्स की हम बात करें, सपोज HCl हो गया, HNO3 हो गया,
H2SO4 हो गया, ये सारे हमारे क्या है एसिड्स हैं, बट डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड से मतलब क्या है, कुछ एसिड कॉन्सेंट्रेटेड की हम बात करें और डाइल्यूट, तो जो डाइल्यूट की अगर हम बात करें तो डाइल्यूट एसिड्स क्या होंगे, इसमें वाटर का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें वाटर का अमाउंट क्या होगा ज़्यादा, और कॉन्सेंट्रेट की अगर हम बात करें तो इसमें वाटर का अमाउंट होगा कम। तो डाइल्यूट जो है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इसमें होगा ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोसेस होगी, देखते हैं इसको। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑल मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो सम एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। कोई सपोज ये मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेंगे। ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड हैं या मेटल ऑक्साइड हैं ये बेसिक नेचर के होंगे। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा सोडियम इज अ मेटल, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो हमारा बनेगा सोडियम ऑक्साइड्स। प्रीवियसली हमने पढ़ा है ना कि जब भी मेटल जो है वो नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो अब मेटल ऑक्साइड हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, अभी हमने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो उनकी जो वैलेंसीज हैं वो इंटरचेंज होती हैं। तो सपोज सोडियम जो है इस पर आपका प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें इस पर 2 माइनस, जब ये इंटरचेंज होंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम पर क्या रहेगा 2, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएंगे Na2 और O। यहाँ पर सोडियम पर क्या है 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज सोडियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया। जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो 2 प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट इज मेटल, सेकेंड इज ऑक्सीजन। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो हमारा बनेगा मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड। और किस तरीके से हम निकालेंगे हमने आपको बता दिया है, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम एग्जाम्पल्स देयर, सोडियम, जैसे प्रीवियसली मैंने बताया सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। और किस तरीके से बनाएंगे हम ये भी हमने बताया। एल्यूमिनियम की हम बात करें तो एल्यूमिनियम पर हमारा चार्ज होता है, ये वैलेंसी क्या होगी +3, ऑक्सीजन पर वैलेंसी होती है 2 माइनस। जब ये इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पर आ जाएगी वैलेंसी 2। यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, प्रीवियसली भी बताया हमने। और ऑक्सीजन होगा Na2, ऑक्सीजन पर क्या आएगी 3, तो Al2O3 बन जाएगा हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर दैट दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। रेड लिटमस को किस पे कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में, क्योंकि बेसिक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कुछ सब्सटेंस एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होंगे। तो जो बेसिक नेचर के होते हैं वो लिटमस पेपर को, रेड लिटमस को कन्वर्ट करते हैं ब्लू में, और आपके जो एसिड है वो ब्लू को करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देंगे रेड में। तो क्लियर है यहाँ तक। तो बेसिक नेचर का है, चूँकि ये बेसिक नेचर के हैं तो ये क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देंगे ब्लू में। बट मेटल ऑक्साइड आर, वन मोर वर्ड हेयर, बट सम मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटेनिक। What is the means of amphotenic? Amphotenic means the substance which have acidic and base both, ठीक है। एम्फोटेनिक का मतलब होता है कि जिनमें बेसिक जो बेस की तरह भी बिहेव करते हैं और एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे उनको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
रिएक्टिविटी सीरीज़, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलने से पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़, क्योंकि बाकी की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिलेट करती हैं आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ से। तभी जब आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ को कवर कर लेंगे तभी आप लोग बाकी की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है, एज यू कैन सी इन द फिगर, देख पा रहे होंगे आप लोग। ये हमारे एलिमेंट्स जो हैं ये मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की ओर मूव कर रहे हैं, यानी आपका पोटेशियम जो है सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम से सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। इस तरीके से मोर रिएक्टिव सीरीज़ बनी हुई है यहाँ पर। उसके बाद ये लेस रिएक्टिव, यानी आपका जो प्लेटिनम है, गोल्ड और प्लेटिनम, ये जो है आपके नेचर में एक तरीके से फ्री पाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटी लगभग क्या होगी, ज़ीरो हम कह सकते हैं, ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमें एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को फाइंड करना है। जैसे आपका मोर रिएक्टिव की अगर हम बात करें तो पोटेशियम इज़ अ मोर रिएक्टिव, ठीक है, अदर देन जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आयरन की तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। तो क्लियर हो गया रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज इज अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। ये सारे आपके मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है और इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। सो क्लियर हुआ व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेटल के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और देख सकते हैं आप मोस्ट रिएक्टिव मेटल है हमारा पोटेशियम, एंड लेस रिएक्टिव मेटल की अगर हम बात करें तो है हमारे गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्लियर हो गया। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इजीली आगे चीज़ें समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। जब मेटल को वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। तो ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सभी जो मेटल हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे। ऑल मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, ये यहाँ पर ऑल मेटल, सभी जो मेटल है वो रिएक्शन नहीं करते हैं। ऑल मेटल से मतलब है रिएक्शन तो करेंगे लेकिन उनसे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा, ये रिलेटेड है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज से। जो मेटल, सपोज इसको समझने के लिए हमें ये समझना है, सपोज दो मेटल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट दो मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो रिएक्शन तभी पॉसिबल है मोर रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल। जब इस तरीके का रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट, ठीक है। तो बात क्लियर हुई आपकी। जब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, जब लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। चलिए देख लेते हैं क्या है। ऑल मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, ठीक है। जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा किससे, वाटर से, कोई भी मेटल वाटर से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जितने भी मेटल ऑक्साइड है बेसिक नेचर के होते हैं। जब बेसिक नेचर के होंगे तो क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू करेंगे, ठीक है। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन, जब इनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन में। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, टेंडेंसी देख लेते हैं पहले। तो टेंडेंसी रिएक्ट विथ वाटर, क्या टेंडेंसी है, जिस हिसाब से जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज में हमने आपको पढ़ाया है अभी प्रीवियसली कि जो मेटल मोर रिएक्टिव है तो वो वाटर से उतना फास्ट रिएक्शन करेंगे, जो लेस रिएक्टिव है वो वाटर से स्लो रिएक्शन करेंगे। सपोज हम बात करें पोटेशियम, तो पोटेशियम बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। बात करें कॉपर की, तो कॉपर क्या है, कॉपर वाटर से कैसा रिएक्शन करेगा, लेस रिएक्शन, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, और पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, सोडियम ऑल्सो, कैल्शियम, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज दी है टेंडेंसी रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। आगे देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट के बारे में मैंने प्रीवियसली भी बताया है। डाइल्यूट होता क्या है, सपोज कोई भी एसिड ले लेंगे हम, तो डाइल्यूट दैट मीन्स वाटर कंटेंट हाई,
दैट मीन्स वाटर कंटेंट इज हाई। जब वाटर कंटेंट हाई होगा तो वो एसिड होंगे हमारे डाइल्यूट, सपोज HCl हो गया, H2SO4 हो गया यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, दीज ऑल आर द एसिड बट दे आर फाउंड इन टू फॉर्म, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑल्सो, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, वाटर लेवल लो होगा, यहाँ पर वाटर लेवल जो है वो लो होगा, एंड डाइल्यूट की हम बात करें तो वाटर कंटेंट या वाटर लेवल यहाँ पर वाटर कंटेंट जो है वो हाई होगा। तो देख लेते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, इट फॉर्म रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। जब भी कोई मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट हमारा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं यहाँ पर some examples there, sodium react with HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, that is a dilute acid, ठीक है, रिएक्शन करेगा, सोडियम इज अ मेटल, ठीक है, when metals react with dilute acids the form NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली भी आपको बताया था, यहाँ पर देख लेते हैं NaCl, तो Na पर प्लस Cl पर माइनस, तो इस तरीके से इनका रिएक्शन होगा, NaCl और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम SO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा यहाँ पर, और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, जैसा कि प्रीवियसली भी देखा आपने। नेक्स्ट, कैल्शियम रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, दैट इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट को हम शॉर्ट में DIL लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेट को हम CON लिखते हैं, ठीक है। तो HNO3 से जब रिएक्शन करेगा तो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और यहाँ पर ये आपका जो कॉपर है ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा, तो कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं होगी, देख लेते हैं। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, वाई, बिकॉज जब कॉपर है, इसको थोड़ा डीपली देख लेते हैं हम लोग, बिकॉज कॉपर है हमारा, ये जब HOH से रिएक्शन करे या HCl की बात कर लेते हैं हम, चलिए HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ये कंपैरिजन ऑफ कॉपर के क्या है, मोर रिएक्टिव है। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो हाइड्रोजन पहले आएगा किसके, कॉपर के, तो हाइड्रोजन क्या है हमारा, मोर रिएक्टिव, और आपका कॉपर जो है ये लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो आप जैसे प्रीवियसली मैंने बताया था, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पर जो आपका कॉपर है वो जब HCl से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन है ये मोर रिएक्टिव है कंपैरिजन ऑफ किसके, कॉपर के, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है कॉपर के। इसको समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करनी है। चलिए आगे देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सो सॉल्ट ऑफ मेटल, कोई भी मेटल सॉल्ट हमने लिया है, जब वो रिएक्ट करेगा मेटल से तो बनेगा सॉल्ट ऑफ मेटल एंड मेटल। यानी सपोज कोई बात करते हैं हम, सपोज यहाँ पर बात करते हैं MB, यहाँ पर मेटल B लिया गया है, MBX जब रिएक्शन करेगा मेटल से, किसी मेटल A से, तो हमारा बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट, उस मेटल का सॉल्ट और मेटल, ठीक है, क्लियर हुआ। सपोज यहाँ पर हम देख लेते हैं CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्शन करेगा तो बनेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है आपका रिलीज होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन ये रिएक्शन क्या पॉसिबल है, ये आपका हमारा जिंक जब रिएक्ट करेगा कॉपर से, जिंक है मोर रिएक्टिव, कॉपर है लीस्ट रिएक्टिव, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। मोर रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा बनेगा ZnSO4, और ये कैसा होगा, कलरलेस, क्योंकि ZnSO4 का कोई कलर नहीं होता है, और कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो Zn बीइंग्स मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। थैंक यू, हैव अ नाइस